आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूँ गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे, जहाँ पे हम लोग आज पर्यावरण अध्ययन सीरीज को आगे करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पर्यावरण अध्ययन आपके 15 मार्क्स पेडागोजी सेक्टर के और 15 मार्क्स बुक सेक्टर के पूछाते हैं। तो आज हम लोग बुक सेक्टर को करेंगे, जो सीरीज हमारा चल रहा है। आज नेक्स्ट क्लास है, जो प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट प्रीवियस सीरीज में जा करके आप लोग देख सकते हैं। हम लोग इसमें जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और जहाँ से आते हैं उसी को हम लोग करेंगे। हम लोग इससे पहले 164 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग 165 से शुरू कर रहे हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड की कुछ जनजातियों की भाषा को कुडुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुडुक कहते हैं। यहाँ की जनजाति लोग वनों को अपना झांसा, अपना साझा बैंक मानते हैं। जो वन है, क्योंकि आपको पता है झारखंड में बहुत सारे आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं और वहाँ पे वन वृक्ष भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो वे लोग अपने वनों को साझा बैंक मानते हैं। जिस तरह से बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं, उसी तरह से वे बैंक एक तरह का इन्वायरमेंट को, पेड़ पौधों को मानते हैं, वनों को मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है हमारा सूर्यमणि, एक आदिवासी महिला थी जिसने वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड की जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। सूर्यमणि कुडुक समाज से थी। सूर्यमणि नाम की एक आदिवासी महिला थी जो झारखंड में जो जंगल काटे जा रहे हैं, अलग अलग जो आपका खनन हो रहा है, वहाँ पे कोयला हो, लोहा हो, टाटा स्टील्स भी झारखंड में ही आपको पता होगा। तो वो सब जो जिस कारण से जो पेड़ उड़ कट रहे हैं, उसको बचाने के लिए कुछ आदिवासी महिलाओं ने रोक लगाने की कोशिश की, जिसमें सूर्यमणि जी का नाम आता है, वो जो कि कुडुक समाज से थी। सूर्यमणि के द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए एक सामुदायिक केंद्र खोला भी गया था, जिसका नाम तोराग है। क्या नाम है? तोराग। तोराग का मतलब जंगल होता है। तोराग का मतलब क्या होता है? जंगल। ये भी तोरांग, जिसको बोलते हैं तोरांग। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके सीटेट में आ चुके हैं कि तोरांग का मतलब क्या होता है। तोरांग का मतलब आपका क्या होता है? जंगल होता है। इसे आप लोग को दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट आता है तोरांग। तोरांग में कुडुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। तोरांग जो एक तरह का जिन्होंने सामुदायिक केंद्र खोला था, उसमें क्या किया गया है कि आदिवासियों की जो खास किताबें उसे संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें, जैसे बांसुरी हो गया, तरह तरह की ढोल भी हो गया, वो सब भी वहाँ पे संग्रह करके रखा गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मिजोरम में झूम की खेती की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा जा रहा है। 2022 के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है कि मिजोरम में झूम की खेती की जाती है, जिसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती की जाते हैं। खेत पर जो होता है, खेत पर जन समुदाय का अधिकार होता है। लॉटरी के द्वारा जमीन का आवंटन किया जाता है। ये जो होता है लॉटरी के द्वारा आवंटन किया जाता है खेत को, है ना। उसके बाद मिजोरम में एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है, उसे ही एक टीन जमीन बोला जाता है। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टीन जमीन किसे कहते हैं। एक टीन जमीन का मतलब क्या हुआ? एक टीन में जितने बीज होते हैं, उस बीज को जितने जमीन पर बोया जाता है, उसे एक टीन जमीन बोला जाता है। ओके। एक आदिवासी परिवार खेती के कार्यों में अन्य आदिवासी परिवारों की सहायता करता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या होती है मिजोरम में कि एक आदिवासी परिवार के लोग दूसरे आदिवासी परिवार के लोगों को मदद करते हैं खेती करने में, ताकि उससे खेती अच्छी तरह से हो सके। ये बहुत अच्छी बात है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फसल पकने पर गांवों में बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत सारे जगह फसल पकने पर गांवों में बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। लोग एक खास खाना खाते हैं। उस दिन कुछ स्पेशल खाना बनता है। मस्ती करते हैं, नृत्य करते हैं। यहाँ के नृत्य को चोराओ कहा जाता है। तो मिजोरम के नृत्य क्या कहा जाता है? चेराओ कहा जाता है। एक नया क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या होता है देखिए। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में गरीब किसान परिवार में होता। मेंडल जो थे, उसका जन्म हुआ था 1822 में। इसने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए थे। बहुत ही बारीकी से उन्होंने प्रयोग किया मेंडल ने। तो मेंडल के बारे में कहा जाता है। तो मेंडल क्या थे कि 1822 में जन्म होता और 28,000 पौधों पर उन्होंने बारीकी से जन्म। उन्होंने मटर के पौधों पर भी
किस तरह से वो खोज किया था, तो इसके बारे में चर्चा किया गया। वो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य रूप से वैज्ञानिक थे। अब आते हैं हम लोग पोलियो जीवाणु से फैलती है। पोलियो की बीमारी है, आपको पता है कि सबको पोलियो खुराक दिया जाता है 5 साल तक के बच्चों को। यह जन्मजात बीमारी नहीं होती है, कुछ रोग भी जीवाणु के चलते ही होता है। और जो पोलियो जन्मजात नहीं होती है, बच्चे जन्म के बाद भी होते हैं अगर उसको सही ढंग से पोलियो खुराक नहीं दिया जाता है। कुछ रोग भी जीवाणु से होते हैं, कुछ रोग भी क्या होते हैं, जीवाणु से होते हैं। आगे आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट डल झील, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डल झील कहाँ पे, तो श्रीनगर में है। डल झील में हाउस बोट में रहते हैं। किस में रहते हैं, हाउस बोट। वो एक तरह का क्या होता है, नाव ही होता है। नाव में बोट की तरह एक तरह का नाव ही होता है, और नाव में क्या होता है, एक तरह का घर बनाया जाता है, और उसी घर पे क्या होते हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये इस तरह का एक तरीका होता है रहने का। तो हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं। कितने होते हैं, 80 फुट तक लंबे होते हैं। बीच से इनकी चौड़ाई क्या होता है, बीच से इनकी चौड़ी 8-9 फुट होती है। बीच से इनकी चौड़ाई जो होता है 8 से 9 फुट होती है। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। हाउस बोट जो होते हैं, हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। बहुत ही डिजाइन से वहाँ पे बनाया जाता है। श्रीनगर में नक्काशी की जाती है लकड़ी के। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है। जिक्सॉ पजल जो होता है खत्म बंद जो होता है, खत्म बंद की तरह, तो जो जिक्सॉ पजल की तरह दिखता है, डिजाइनिंग नक्काशी किया जाता है, बहुत ही ट्रेडिशनल देखने में लगता है वो। बाकी का यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियाँ होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, जालीदार खिड़कियाँ होती हैं। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। बाहर की ओर उभरी हुई जो खिड़कियाँ होती है उसे डब कहते हैं। इन्हें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है, तो टूरिस्ट लोग यहाँ पे देखते भी हैं, वहाँ के लोग भी देखते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। जो बोट की तरह ही होते हैं, लकड़ी के एक डोंगे भी बने होते हैं जो पानी में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं, और ये जो डोंगे होते हैं इसमें बहुत से परिवार भी रहते हैं। ठीक है ना। मकान की तरह जो होते हैं, मकान की तरह डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। एक तरह का अलग अलग रूम बना होता है, वहाँ पे लोग क्या होते हैं, रहते हैं। ओके, चलिए तो आगे हम लोग फिर चलते हैं। पत्थरों को, है ना, अब क्या है, पत्थरों को काटकर एक ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थर के ऊपर पत्थर, मतलब एक पत्थर काटे उसके ऊपर में फिर एक पत्थर, इस तरह से अलग अलग तरह के जो है ना मिला के घर बनाए वहाँ पे जाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढालमा होती है। ढालमा इसलिए घर के छत बनाए जाते हैं ताकि वह जो आइस फॉल होता है, आइस फॉल क्या होता है, वो स्लाइड हो जाए। अगर आइस फॉल स्लाइड नहीं हुआ तो क्या होगा, छत ही धंस जाएगा। इसलिए इस तरह का घर बनाया ताकि वो बर्फ नीचे क्या हो, बह जाए। ओके, चलिए आगे है हमारा कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाए जाते हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ पर डिजाइनदार मेहराब बनाए जाते हैं। मेहराब, अलग अलग डिजाइन के मेहराब बनाए जाते हैं ताकि सुंदर लगे, देखने को एट्रैक्टिव लगता है बहुत ज़्यादा देखने में। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मनाली कहाँ पे है, यह भी एक तरह का हिल स्टेशन है। यह एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, बहुत सारे बर्फ़ पड़ते, ठंडा प्रदेश कहा जाता है ये, बहुत ऊंचाई पर है इसी कारण से। तो ये सब क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट अलग अलग ऑप्शंस बना के पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो रिवाइज करके वीडियो फिर से बैक करके देख सकते हैं ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है गांधी जी के 150वां
वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान इस क्रम में क्या होता है, बहुत सा साफ सफाई किया गया था। क्यों इम्पोर्टेंस नहीं है, इस पर बहुत सारा काम भी चला था। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी। आपको सभी को पता है कि जब तक हम लोग अपने आसपास में साफ सफाई नहीं रहेंगे तब तक हम बीमारी से नहीं बच सकते। इसलिए बीमारी से बचने के लिए हमें अपने आसपास के जो माहौल है उससे क्या करना है, साफ सुथरा रखना है, ताकि हमें इससे क्या होगा, लाभ होगा। बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। जो बर्फ के घर होते हैं बहुत जगह, उसे क्या होता है, इग्लू कहा जाता है। ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। अब जो मलेरिया के बारे में हम लोग चलते हैं। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलस जो मच्छर होता है से फैलता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना की पेड़ है ना, सिनकोना की पेड़ की छाल से बना जाती थी। सिनकोना पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल किया करते, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। तो सबसे पहले बात समझ आई कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, जिस मच्छर का नाम है एनाफिलिस, जो एनोफिलिस होता है, और इसका दवाई सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं मलेरिया हो गया, डेंगू या चिकनगुनिया से बचने के लिए सावधानियां क्या क्या है। तो क्या क्या सावधानियां हम लोग को बरतना चाहिए इन मच्छरों से बचने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें। जो गंदगी पानी होता है, चाहे बारिश का पानी हो या ट्यूबवेल का हो या चापाकल का पानी हो, वहाँ पे पानी अपने आसपास में जमा अधिक दिन तक रहेंगे तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान देना है। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। और जैसे ये सब चीज़ जहाँ पे लगता है कि आपको कूलर हो गया या पानी के बर्तन हो गए, पानी जमा कुछ दिन तक रहते हैं, तो आपको इस पानी को साफ करते रहना है। ओके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग करते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। जो भी गड्ढे होते हैं वहाँ पे अगर कुछ दिनों तक पानी जमा होते हैं तो मच्छर पैदा होते हैं। उसमें मिट्टी के तेल छिड़कने से क्या होता है, मच्छर जो होते हैं नीचे चले जाते हैं और वो मर जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपकी बात है, तो जो आपको ध्यान रखना है इस पर। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या है, गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे और जिराफ 2 घंटे तक था। बिल्ली 12 घंटे सोते हैं। सोने का टाइमिंग दिया गया है आपको कि कौन कितने घंटे सोते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो गाय होते हैं 4 घंटे, गाय 4 घंटे ही बस सोते हैं। अजगर जो सांप होता है वो 18 घंटे सोते हैं। जिराफ 2 घंटे, देखिए कितना कम सोते हैं। बिल्ली जो होते हैं 12 घंटे सोते हैं। आप कितने घंटे सोते हैं हम लोग बताएं हमें। चलिए अब आते हैं हम लोग खाने की चीज़ और पचने में लगा समय। तो कुछ खाने के जो चीज़ होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये फूड सेक्टर से एवीएस में है आपका, कि जैसे कच्चे दूध, जो हम लोग कच्चे दूध खाते हैं उसे पचने में, हमारे पेट में पचने में 2 घंटा 15 मिनट समय लगता है। कितना लगता है, 2 घंटा 15 मिनट समय लगता है। अगर उबला हुआ दूध अगर हम लोग खाते हैं तो इसे 2 घंटे में ये पच जाते हैं। ओके। पूरी तरह से उबला हुआ अंडा जो होता है वो 3 घंटा 30 मिनट लगते हैं पेट में डाइजेस्ट करने में। और अगर कम उबला हुआ अंडा होगा तो वो 3 घंटे समय लेंगे। कच्चा अंडा फेंटा हुआ रहेगा तो वो 2 घंटे समय लेंगे। कच्चा कंप्लीट अंडा रहेगा तो 1 घंटा 30 मिनट लगते हैं पेट में पचने में। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ऑप्शंस बना देंगे कि कच्चा दूध पचने में कितना समय लगता है, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2.25 घंटा, है ना। इस तरह से 2 घंटा पहले तो आपको चुनना 2 घंटा 15 मिनट। इस तरह से आपको एक डाटा आपको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। और इसका अगर आप लोग को कंटेंट चाहिए, PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल आपके लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग जाके इसका PDF भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ प्रसिद्ध दिवस हैं जैसे कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आता है आपका विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ओके, चलो आगे कुछ कोटेशन है आपके लिए। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय इसाक
एसिमोव लॉन्गमैन में बताया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है, इसके बारे में कुछ चर्चा किया गया है। ये बुक एक तरह का है कोटेशन। चलिए आगे आता है कालबेलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कालबेलिया समुदाय। जो है क्या, कालबेलिया समुदाय के लोग सांप पालते हैं। कालबेलिया लोग जो होते हैं क्या होते हैं, सांप पालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, बीन बजाकर सांपों को नचाते हैं, इससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इस समुदाय के लिए नृत्य को भी कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया क्या है, कालबेलिया लोग जो होते हैं वो दहेज में अपनी बेटी को सांप देते हैं। सबसे पहला बात, कालबेलिया लोग सांप का पूजा करते हैं, सांप को, है ना, जो इसके पूर्वज होते हैं, जिस तरह से हम लोगों के पूर्वज आपको धन संपत्ति जमीन ज़्यादा देते हैं, तो उसके पूर्वज अपने बेटों को सांप देते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताइए, आप लोग सांप के मांस को क्या कहा जाता है, आप लोग हमें रिप्लाई कीजिए, सांप के मांस को क्या कहा जाता है, बहुत कहाँ पे खाया जाता है, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा क्या है, वन अनुसंधान केंद्र जो होता है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, देहरादून में है, जहाँ पे क्या आता है, वन में किस तरह से इम्प्रूव हो, नहीं हो, क्या दिक्कत है नहीं है, उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, देहरादून में है। ओके, अब आते हैं हम लोग काजीरंगा वन अभयारण्य असम में। काजीरंगा वन अभयारण्य कहाँ पे, असम में। और यहाँ पे ये क्यों फेमस है, यहाँ पर एक सींग वाला गेंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा में जो है एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। काजीरंगा वन अभयारण्य जो है वो असम में है, असम राज्य में है, और यह इसलिए फेमस है, यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ओके, अब आते हैं शिकारी पौधा। तो शिकारी आदमी, शिकारी जानवर तो हम लोग सब जानते हैं, एक होता है शिकारी पौधा। इससे भी आप लोग को समझना क्या होता है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ओके, इनमें निपेंथिस जो एक होता है सबसे ज़्यादा मशहूर है। निपेंथिस यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत राज्य के मेघालय राज्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है, लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर जो होते हैं पत्ती का ढक्कन लगा होता है। पत्ती का एक तरह का ढक्कन लगा होता है। इस तरह का ये पौधा होता है, ऊपर में घड़े की तरह होते हैं, और ऊपर से क्या होता है, एक पत्ती लगाया होता है, ठीक है ना। और ये पत्ती, इसमें क्या है, लिक्विड फॉर्म सब रहते हैं, और ये पत्ती जो है ना ऊपर से गिरने वाला होता है। ओके, ढक्कन लगे होते हैं, घड़े से खास खुशबू निकलती, जिसका वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं, और बाद में क्या होता है, वो ढक्कन बंद होने से वो उसी के अंदर में दब करके, है ना, क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, चले आते हैं, पौधे के ऊपर पहुँचे हैं, कीड़े के अंदर फंस जाते हैं, जो है ना, ये अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये पौधे चतुराई से शिकार करते हैं, मतलब कि एक तरह का स्मेल निकलता है बहुत ही खुशबूदार, और वहाँ पे वो जैसे जाते हैं तो ढक्कन बंद होता है, वो वहीं पे फंस के मर जाते हैं। ओके, और वो उसका शिकार करते हैं और उसी से वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। वो तो शिकारी पौधा जिसको क्या कहते हैं, निपेंथिस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नर कीड़े होते हैं अपने मादा कीड़े को गंध से पहचान लेते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो यहाँ वहाँ घूमते हैं, अपने भोजन को तलाश करते हैं, तो जो नर कीड़े होते हैं मादा कीड़े के गंध से उसे पहचान लेते हैं। मादा कीड़े फेरोमेन हार्मोन स्रावित करते रहते हैं। जो मादा कीड़े होते हैं एक तरह का हार्मोन स्रावित करते हैं, जिसे सूंघ करके नर कीड़े उसे उसका पता करते हैं, उसका लोकेशन का पता करते हैं। इसके पास तो जीपीएस है नहीं, जिसे हम लोग अभी यूज करते हैं जीपीएस लोकेशन ट्रैक करने के, तो ये या आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का हार्मोन निकालते हैं। कालबेलिया के बारे में हम लोग जो पहले चर्चा किए थे, फिर वही क्वेश्चन आ गया है, तो उससे कुछ आगे हैं। मैंने आपको बताया था कालबेलिया की जाति के लोग बीन की धुन पर सांपों को नचा सकते हैं। कालबेलिया जाति के लोग सांपों की पूजा करते हैं, उनको मारते नहीं। मैंने बताया था बेटियों की शादियों में, है ना, सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जो कालबेलिया का जो नाच होता है वो सांप जैसे क्या करते हैं, मुद्राएं करते हैं। ओके, चलिए बाकी हम लोग बढ़ते हैं।
अब क्या है, नाग गुम्फन, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुम्फन है, एक तरह का डिजाइन होता है, और एक रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए ये लोग प्रयोग करते हैं। ये मुख्य सौराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, जैसे कि जैसे क्या हो गया आपका, नाग हुआ, कैरेत हुआ, अफाई हुआ और दुबैया हुआ। एक तरह एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, उसमें मैंने बताने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि जो हमारे देश में होते हैं, भारत देश में सांप होते हैं मुख्यतः 4 तरह के होते हैं, जिसमें से सांप बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 तरह के सांप जो होते हैं वो विषैले और जिसे काटने से आदमी मर सकता है। उसमें एक होता है नाग, उसका होता है, एक दूसरा होता है करेत, तीसरा होता है अफाई और चौथा होता है दुबैया। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कालाहारी उड़ीसा राज्य में है। कालाहारी कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। यह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र जो होते हैं में बहुत काफ़ी भुखमरी के कई बार तो यहाँ धान गोदाम में परासा जाता है, फिर भी कुछ लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे भुखमरी होता है और चावल का सही स्टॉक नहीं होने का ऐसा होता है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में आम के पापड़ को मामीरी तांड्रा कहा जाता है। जो दक्षिण भारत में लोग होते हैं, जैसे कि आम, हम लोग पता है कि आम हम लोग गर्मियों के मौसम में खाते हैं, लेकिन आम को कंजर्वेशन करके रखा जाता है, जैसे उससे अचार बना के या फिर अमोट बना करके, कैंडी बना करके, तो आम के पापड़ बना करके। तो आम के जो पापड़ जो होते हैं दक्षिण भारत में, उसके क्या कहते हैं? मामीरी तांड्रा कहा जाता है। ओके, मलेरिया मच्छर के बारे में बता ही दिए थे, फिर से क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और नया क्वेश्चन यहाँ पे कि मच्छरों को काटने से मलेरिया, डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार था चिकनगुनिया होता है। मच्छरों को काटने से तो मच्छर काटते हैं, अलग अलग बीमारी होते हैं, उसके बाद चर्चा हम लोग कर लिए हैं। और अगर किसी को डेंगू होता है, उसका लक्षण मैं बताता हूँ क्या होता है। डेंगू जो लक्षण जिससे क्या होता है, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, सिर पर लाल चकत्ते होंगे, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होती है। और डेंगू जो होता है किसके काटने से होता है? ये एडीज आइजेप्टी मच्छर काटने से होता है। डेंगू एडीज आइजेप्टी मच्छर काटने से होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, अंडों में लार्वा से मच्छर उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1901 में रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनकी पंखों में क्या होता है? छींटदार होती है, अलग अलग डिजाइन का पंख होता है इसका, जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर काटते हैं उससे होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद के सरकारी अस्पताल में मलेरिया संबंधी परीक्षण किया था, जो सिकंदराबाद में है। यहाँ पे उन्होंने एक संबंधी परीक्षण किया था, उससे पता चला था। अब आते हैं, एक बीमारी होता है, आपको पता होगा कि एनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। तो एनीमिया जो होता है खून में हीमोग्लोबिन के कारण से, कमी के कारण से मुख्य रूप से होता है। और ये जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों, गुड़, ये सब चीज़ खानों से क्या होता है, वो ठीक होता है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग 1954 में पश्चिम बंगाल में है। जो आपका हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, और 1954 में ये बना था। ठीक है, चलिए अब आता है पर्वतारोहण के दौरान ग्रुप लीडर के निम्नलिखित कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं। जो पर्वत एक आदमी पर्वत पर चढ़ते हैं, उसके बहुत सारे ग्रुप में चढ़ते हैं, तो क्या क्या किससे काम होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाला प्रथम महिला कौन थी? जुंको तेबई थी, ये जापान की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो होते हैं
जो पहला कदम रखे थे वो जिनको तबे थे। और पर्वतारोहण के दौरान जो ग्रुप लीडर का निम्नलिखित काम होते हैं कि दूसरे को सपोर्ट करना, कोई समस्या है तो उससे मदद करना, अलग अलग तरह से किस तरह से चढ़ना नहीं चढ़ना, वो सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट है बिशेंद्री पाल। ये क्वेश्चन बहुत बार 2022 में पूछा है। विश्व की 5वीं महिला और जो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी, विश्व की 5वीं महिला थी और भारत की प्रथम महिला थी। ओके, बिशेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रहने वाले, ये भोटिया जाति की थी। किसकी थी? भोटिया जाति की थी। अब आता है हमारा क्या, गोलकुंडा जो होता है, गोलकुंडा जो है का किला हैदराबाद के नज़दीक मूसी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसको निर्मित करने में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया था। इसको निर्मित करने में क्या था? बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है। गोलकुंडा का किला वारंगल के राजाओं के द्वारा मिट्टी से निर्मित किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गोलकुंडा किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो वारंगल के राजाओं के द्वारा मिट्टी से निर्मित किया गया था। बाद में इसे कुतुबशाही सुल्तानों ने पत्थरों के से निर्मित किया। किले के बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं बने हुए, 87 बुर्ज बने हुए। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था। उसे गोलकुंडा पर कब्जा करने में 8 महीने का समय लगा था। गोलकुंडा किले पे कब्जा करने में औरंगजेब को 8 महीने का समय लगा था, बहुत ज़्यादा समय लगा था, है ना। गोलकुंडा का अंतिम सुल्तान अबुल हसन था। ये बात बहुत बार पूछा है, गोलकुंडा का अंतिम सुल्तान कौन था? अबुल हसन था। हैदराबाद में एक म्यूजियम है जिसमें गोलकुंडा के शासकों के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी गई हैं। हैदराबाद में एक म्यूजियम जो है, म्यूजियम में क्या क्या अलग अलग जो होते हैं गोलकुंडा के शासक जो अलग अलग वस्तुएं यूज किए थे, उसको इसमें क्या क्या रखा गया है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गोलकुंडा का अंतिम सुल्तान ये हो गया आपका। भारतीय मूल की अमेरिकन महिला सुनीता विलियम्स 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में पहुंची थी। ये डिस्कवरी यान से अंतरिक्ष में गई थी। 381 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद ये पृथ्वी पर वापस लौटी थी। 381 दिन ये रही थी। इनके पिता गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे। कहाँ के थे? अहमदाबाद के रहने वाले थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। पृथ्वी की आकृति गोलाभ होती है। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग क्या है? जल है। पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण से क्या होता है? ये ऊपर से देखने पर नीला ग्रह दिखाई देता है। ओके, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को किए, इंपॉर्टेंट सब जितना क्वेश्चन था सबको किए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बताइए। और साथ ही साथ आगे जो छूट गया है वो प्रीवियस वीडियो को देख लें, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज को लेके आएंगे। जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो इसे लाइक शेयर करें। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसे आप लोग निश्चित ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।